व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में एस ब्लॉक तत्व भाग 3 पढ़ेंगे, जहां पर हम सीखेंगे कि अपचायक प्रकृति कैसे लिथियम के लिए ज्यादा होती है। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि मेटल अगर ठोस की अवस्था से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन वह गैसीय अवस्था से अगर अपनी आयनिक की गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करके या एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, तो इस एंथैल्पी को आयरन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर यह गैसीय अवस्था में आयनिक गैसीय अवस्था में अगर इसे जल के अणु चारों तरफ से घेर लेते हैं तो इस प्रकार की एंथैल्पी जलयोजन एंथैल्पी कहलाती है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण इसकी जलयोजन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है और यह प्रबल अपचायक का काम करता है। द्रव अमोनिया में विलयन मतलब अगर हमारे पास धातु है और अगर आप उसको द्रव अमोनिया में डालते हो तो क्या होता है, तो हमने यह रिएक्शन या आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है और यह बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। यहाँ पर इसमें विलयन का रंग नीला होता है, यह आपके जेईई में पूछा गया है बहुत बार, और इसका रीजन, इसका जो कारण है वह अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण इसका रंग नीला होता है। उसके बाद हम रासायनिक गुण में बढ़ते हैं। यहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। वायु के साथ धातु ऑक्सीजन करके धात्विक ऑक्साइड, अगर लिथियम है ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो ऑक्साइड, सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो पेरोक्साइड, अगर पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ने किसी ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो सुपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। लिथियम का आकार छोटा है इसलिए वह ऑक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम का आकार लिथियम और पोटेशियम के तुलना में लिथियम से बड़ा पर पोटेशियम की तुलना में कम होता है तो वह पेरोक्साइड का निर्माण करता है, और सुपर ऑक्साइड का आकार बहुत ही बड़ा होता है इसलिए यह बड़े आकार वाले तत्वों के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजन। यहाँ पर हमने आकार भी लिखा है सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड और ऑक्साइड का। फिर अब बोलते हैं कि अगर जल अपघटित हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या आता है, अगर Li2O को, अगर इस Li2O को लिथियम ऑक्साइड को हमने जल में घुलनशील किया तो हमें यहाँ पर इस O2- है, ऑक्साइड है, तो हमें जल का अपघटन के पश्चात हमें सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी, हमें सिर्फ लिथियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी। अगर हमने सोडियम पेरोक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण देखने को मिलेगा। अगर हमने मेटल सुपर ऑक्साइड या धातु सुपर ऑक्साइड जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया की तो हमें हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण मिलेगा। या आप एनटीए के पेपर 70 में यह प्रश्न पूछा गया है कि सीजियम और सुपर ऑक्साइड का जल में विघटन के पश्चात आपको क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो वहां पे उसका उत्तर है ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद हम देखते हैं कि शुद्ध अवस्था में ऑक्साइड और पेरोक्साइड रंगहीन होते हैं, लेकिन सुपर ऑक्साइड रंगीन होते हैं, पीले या नारंगी रंग के। तो सुपर ऑक्साइड अणु पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, अणु चुंबकीय होते हैं, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे हम देखते हैं, सुपर ऑक्साइड O2- है और यहाँ पे ऑक्सीजन 8 प्लस और एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है +1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने 17 इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए यह चीज हम करते हैं। यहाँ पे हम देखा कि दो यहाँ पे सब जगह हमें पता है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ एक फिर एक, तो 2 4 6 8 10 12 14 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। यहाँ पे 15 फिर 16 और 17वां इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देखते हैं बच्चों की पाई स्टार 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, या पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, मतलब इसका पेयर नहीं है। यहां पर यह अनुचुंबकीय है क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सो अम्लों के लवण, यहां पर हम देखते हैं कि अगर H2CO3 ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया बच्चों, ये हाइड्रोजन ये माइनस होगा, ये प्लस माइनस
प्लस, और सोडियम का नेचर प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, NaOCONa और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो अगर आप लिखो तो Na2CO3 बनेगा ये लवण। फिर सेम यहाँ Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जिसे हम धन विद्युतीय भी बोलते हैं। धन विद्युतीय स्वभाव इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, उससे कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में स्टेबिलिटी आती है, स्थायित्व बढ़ता है। आइए इसको समझते हैं कैसे, कि लिथियम का आकार छोटा है, लिथियम का आकार छोटा है, तो ये बड़े ऋण आयन जैसे CO3 या NO3- इनके साथ ये स्थायी यौगिक नहीं दे पाते, इनके साथ लिथियम कार्बोनेट या नाइट्रेट के साथ स्थायी यौगिक नहीं दे पाते, क्योंकि कार्बोनेट और नाइट्रेट का आकार बड़ा है और लिथियम का आकार छोटा है। तो वहां पर होता है लिथियम कार्बोनेट या लिथियम नाइट्रेट का विघटन। अब हम देखते हैं कि स्थायित्व या जिसे हम थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं और सॉल्युबिलिटी। तो अगर आपके पास नाइट्रेट है जैसे MnO3, वो टूट कर बनाएगा MnO2+O2, लेकिन लिथियम है एक्सेप्शन, लिथियम का स्वभाव अलग है, लिथियम का स्वभाव अलग है। या MnO3 का टूटना और MnO2 का बनना ये सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के लिए ही वैलिड है, जबकि लिथियम नाइट्रेट जब भी टूटेगा तो वह लिथियम ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम नाइट्रेट के विघटन से लिथियम ऑक्साइड, NO2 गैस और O2 गैस की प्राप्ति होती है। लेकिन मेटल नाइट्रेट, अगर सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या रुबिडियम नाइट्रेट या सीजियम नाइट्रेट है तो उसके वियोजन से MnO2 और ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं स्थायित्व। हमें क्या पता है कि लिथियम का आकार है छोटा और नाइट्रेट का आकार है बड़ा, तो छोटा बड़े के साथ कंफर्टेबली या कंपैटिबल नहीं हो पाएगा, जबकि इसका आकार है बड़ा और यह भी आकार में है बड़ा, तो यहां पर स्थायित्व बढ़ता है, यहां पर स्थायित्व जिसे हम थर्मल स्टेबिलिटी भी बोलते हैं वह बढ़ता है। लेकिन विलेयता कम होती है। विलेयता मतलब एक तरह से जिसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, विलेयता को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं बच्चों। यहां पर आकार का डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर अगर छोटा आकार का कटायन और बड़े आकार का अनायन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर दोनों ही सेम साइज का है तो यहां पर इसकी विलेयता कम हो जाएगी, इसकी विलेयता कम हो जाएगी। अब हम इस प्रश्न में देखते हैं कार्बोनेट को तोड़ने से हमें मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इन दोनों का साइज बड़ा है तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ साथ ही साथ विलेयता भी इंक्रीज होती है। अगर हम देखें धनायन और ऋणायन के आकार में समानता विलेयता घटाती है। अगर आपका दोनों धनायन और ऋणायन का साइज सेम है तो विलेयता घट जाएगी, अगर दोनों का साइज अलग है तो विलेयता बढ़ जाएगी। अगर इस प्रश्न में देखें तो यहाँ पे सीजियम में यहाँ पे दो इसके अणु यूज हुए हैं, दो परमाणु यूज हुए हैं, दो परमाणु का उपयोग हुआ है, तो इसका आकार भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हो गया और यह बड़ा है। मतलब यहां पे हमें समझना यह है कि लिथियम पहले अगर हम देखें तो एक लिथियम छोटा सा था और कार्बोनेट बड़ा सा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ बच्चों कि जब दो लिथियम के परमाणु आए तो इनका साइज हो गया कंपेरेबल, और यहां पर सीजियम के दो अणु आने से इसका साइज बहुत बड़ा हो गया और उसके तुलना में कार्बोनेट का हो गया कम। तो जब कार्बोनेट के उसकी तुलना में हुआ कम और सीजियम के दो अणु से उसका आकार बहुत बड़ा हो गया, तो एक बहुत बड़ा और एक बड़ा, इन दोनों में धनायन और ऋणायन में
साइज में असमानता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी विलेयता बढ़ गई। आपको समझना होगा कि मान लीजिए कि अगर एक धनायन है बड़ा सा और एक ऋणायन है, तो यहां पर इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों का आकार सेम है तो विलेयता या सॉल्युबिलिटी घट जाती है। फिर हम यहां भी वही देखते हैं बच्चों की यहां पे भी यह बहुत बड़ा हो गया है और या सल्फेट इसके कंपेयर में छोटा है, एक बहुत बड़ा और एक बड़ा, तो विलेयता इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। वैसे ही स्थायित्व में देखते हैं कि जब हम यहां स्थायित्व कम हुए, स्थायित्व बढ़ने के लिए अगर दोनों साइज बराबर है तो स्थायित्व बढ़ जाता है, और अगर दोनों साइज अलग है तो स्थायित्व घट जाता है। फिर लिथियम का असंगत व्यवहार, छोटा आकार होने के कारण इसकी आवेश त्रिज्या का अनुपात बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। सहसंयोजक प्रवृत्ति मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा। लिथियम और मैग्नीशियम में समानता का रीजन है इसकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बहुत ही आसपास होती है, इसलिए इसके यौगिकों में भी बहुत समानता है, इसके कॉम्प्लेक्सेस में बहुत समानता पाई जाती है। यौगिक अब हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण साल्वे प्रोसेस या साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। अभिकारक में हम अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जल का यूज करते हैं। यह मेजर रिएक्शन है जहां पर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलकर पहले अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण किया NH4 फिर अमोनियम कार्बोनेट पे अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड देने के पश्चात यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हुआ। फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ने NaCl के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 का निर्माण किया। फिर यहाँ पर NaHCO3 टूटकर Na2CO3 CO2 और H2O का निर्माण करता है। फिर बच्चों हम देखते हैं कि Na2CO3.10H2O का 375 केल्विन पे गर्म किया तो यहाँ पर एक जल का अणु रह जाता है और 9 जल के अणु निकल जाते हैं, जबकि अगर आपने इस वाले में और इसे गर्म किया तो यह पूरा जल यहाँ से निकल जाता है, और इस Na2CO3 को हम सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। अब बेकिंग सोडा की बारी है। बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है आप यहाँ देख सकते हो। Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड जल, यहाँ पर सभी की अवस्था को लिख दिया है मैंने। तो बच्चों ये है हमारा वर्ग 1 ग्रुप 1 S ब्लॉक एलिमेंट। अब हम आगे ग्रुप 2 के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।